सब बढ़िया। तो आज शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 18। तो पिछली बार करवाया था आपको डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, जिसने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। आज के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रोगली भी बोलते थे उसे, वैसे मैंने आपको बताया था वो फ्रेंच साइंटिस्ट है, तो डी ब्रॉय उसका करेक्ट नेम है। तो उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। चले तो न्यूमेरिकल्स ऑफ डी ब्रॉय वेव, ऑल्सो नॉन एज, क्या बोलते थे दूसरा नाम उसे, मैटर वेव्स भी बोलते थे। तो डी ब्रॉय वेव्स और मैटर वेव्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम। क्या फॉर्मूला था याद करो। तो हमने फॉर्मूला डिस्कवर किया था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो दिस वाज अ फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो इसके बेसिस पे फॉर्मूले थे। फिर इसको आपको मॉडिफाई करके दिखाया था, एच अपॉन पी भी लिखते हैं। एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, पी को बोलते हैं मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है जी। तो एच अपॉन पी, एच प्लैंक कांस्टेंट है, पी मोमेंटम है, एम वी भी चलता है। इसे मॉडिफाई करके एक और फॉर्म बना के दिखाई थी। याद करो क्या थी वो फॉर्म, एच अपॉन रूट टू एम के। आ गया याद। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना। तो मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया, तो क्या बन गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एम वी को मोमेंटम बोलते हैं, तो पी स्क्वायर हो गया, तो के ई बन गया पी स्क्वायर बाय टू एम। तो पी हो गया टू एम के ई का स्क्वायर रूट, तो पी हो गया रूट टू एम के ई। तो लैम्डा की वैल्यू होगी एच अपॉन। तो ये थर्ड फॉर्मूला भी चलेगा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो जनरली हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट डी ब्रॉय वेव्स, जो मैटर वेव्स कहलाती हैं। याद है ना क्या मतलब था मैटर वेव्स का। जो वेव्स एसोसिएटेड है पार्टिकल्स के साथ मोशन के अंदर, उन्हें हम मैटर वेव्स बोलते हैं। ठीक है, मेरे साथ, आपके साथ, बॉल के साथ, कार जा रही है उसके साथ, तो जो वेव्स है उन्हें मैटर वेव्स बोलते हैं। बट मैंने एक बात और भी बताई थी कि ये जो फॉर्मूला है, दिस इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जो विजिबल नहीं है नेकेड आई से। जिनका मास कम है उनकी वेवलेंथ कंसिडरेबल है। जिनका मास ज्यादा है, जैसे मेरा, आपका या बॉल का, उसका मास बहुत ज्यादा, तो वेवलेंथ निग्लिजिबली स्मॉल है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो दिस फॉर्मूला हैज नो सिग्निफिकेंस इन डे टू डे लाइफ। मैंने पिछली क्लास में बताया था, दिस फॉर्मूला हैज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो इससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वेव नेचर कंसिडरेबल होता है। तो ये चीज उस तरफ बढ़ेगी भी, इलेक्ट्रॉन का पास डेफिनेट नहीं है। मतलब हाँ, हमारी दुनिया में या हमारे वर्ल्ड में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंस है, जिनका मास बहुत निग्लिजिबली स्मॉल है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ के चलना। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मैटर वेव्स हैं। ठीक है जी। हाँ, तो ये पॉइंट भी मैंने बताया था, लिख देता हूं। दिस कॉन्सेप्ट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स उसके लिए सिर्फ सिग्निफिकेंट है। ठीक है, दिस फॉर्मूला सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक। चेक करो फॉर्मूले। चले फिर आगे न्यूमेरिकल्स करें। राइट, करेक्ट है जी सारे। चलें, चलो लिखो फिर न्यूमेरिकल्स करें इसकी कंटिन्यू। नोट करो। ठीक है जी, रब कर रहा हूं मैं। एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम मास है, वी वेलोसिटी है, एम वी को पी भी बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए चलता है सिर्फ। तो क्वेश्चन है, अ टेनिस बॉल
of mass 6 in 10 to the power minus 2 kg. Tennis ball of mass 6 in 10 to the power minus 2 kg is moving with a speed of 62 meter per second. Calculate wavelength associated with the ball. Wavelength associated with the ball, and also calculate, also tell, और क्या बताना है? The movement of the ball exhibit wave character. Movement of the ball exhibit wave character. ये भी बताओ क्या movement of the ball wave character exhibit करेगा? तो टेनिस बॉल है, मास है उसका 6 × 10⁻² kg, स्पीड से जा रही है 62 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ फाइंड करनी है और आपको ये भी बताना है क्या वो करेगा, और h की वैल्यू आप ले सकते हो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, 6.63 कर सकते हो एक्यूरेट, नहीं तो 6.6 तक भी चल जाता है। ठीक है, चेक कर लो क्वेश्चन, फिर मैं आंसर समझाऊं। हाँ जी, देखो क्या क्या गिवन है। मास गिवन है बॉल का, इजी है बहुत, सीधा सीधा सारा कुछ गिवन है। h की वैल्यू पता है हमें, मास पता है, वेलोसिटी पता है, बस सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो, हो जाएगा। कर दो सॉल्व फिर, शाबाश। तो क्या है सोल्यूशन यूजिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। लैम्डा कितना गिवन है हमें, लैम्डा सॉल्व करना है। h कितना है 6.6 × 10⁻34, मैं इतने यूज कर रहा हूँ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। मास कितना है बॉल का 6 × 10⁻² kg, वेलोसिटी कितनी है 62 मीटर पर सेकेंड। कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है जी। यूनिट्स क्या आएंगे, मीटर आएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास 6.6 बचेगा, नीचे 6 बचेगा, 62 बचेगा, पावर्स अलग से सॉल्व कर लो, -34 + 2, तो यूनिट्स क्या आ गई, मीटर में आ गई। तो लैम्डा बच गया 6.6 डिवाइडेड बाय 6 × 62 10⁻34 + 2 मीटर्स। तो लैम्डा बचा, हाँ ये डेसिमल हटा दो तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। और समझ गए ना कैसे, डेसिमल आगे जाता है तो पावर डिक्रीज होती है। तो आपके पास बचा 11 पे कटा, तो बचा आपके पास 11/62, ऊपर हो गया 10⁻, -34 और -1 -35 + 2 गया कितना -33। अब 11 तो 62 पे जाता थी, नहीं तो 100 कर लिया, तो इसको -33 को भी क्या करोगे -34 कर लोगे, तो 110/62 10⁻⁻34। मैथ सॉल्व करो, पता चल जाएगा, ये आ रहा है सॉल्व करके 1.8, तो आ जाएगा 1.8 10⁻34 मीटर। अब उसने पूछा क्या ये वेवलेंथ का सिग्निफिकेंस है, तो आप खुद चेक करो 10 कितनी है -34, जो कि बहुत छोटी है। मैंने आपको बताया था भी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा से ज्यादा -5 से लेके -10 -15 मीटर तक होती है, इससे छोटी वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अरे यार इसका मतलब हो गया 1.8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 34 जीरोस आ जाएंगे। तो आंसर इज निग्लिजिबली स्मॉल, तो इस वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस याद रखना। क्योंकि बॉल है, बॉल का मास ज्यादा है, मैंने आपको बताया ही था, ये वेवलेंथ का सिग्निफिकेंस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है, तो इस वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा डे टू डे लाइफ में। ओके, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, द वेवलेंथ इज टू स्मॉल, तो हम लिखेंगे द वेवलेंथ इज टू स्मॉल एंड हेंस नो सिग्निफिकेंस इन डे टू डे लाइफ। Wavelength is too small and has
नो सिग्निफिकेंस इन डे टू डे लाइफ। तो कहता वेवलेंथ बहुत छोटी है और उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डे टू डे लाइफ में। नो सिग्निफिकेंस इन डे टू डे लाइफ, राइट बेटा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, चेक करो आपको समझ आ जाएगा। कर लो सॉल्व, शाबाश। ठीक है जी, ओके। तो ट्राई करो, नोट करो, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके जी, चलें आगे। चलो, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो इस तरह का एक आध क्वेश्चन और करते हैं तो आपको समझ आ गया होगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, इजी है, कर लोगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 द पावर माइनस 31 kg। ये मिटा दूं ना, अब आपको पता लगी क्या? ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 द पावर माइनस 31 kg। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3 इंटू 10 द पावर माइनस 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी है 3 इंटू 10 द पावर माइनस 25 जूल। तो क्या करना है आपने? यू हैव टू फाइंड इट्स वेवलेंथ। याद है? ठीक है, तो कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। चेक करो पहले क्वेश्चन को, देखो प्लैंक कांस्टेंट उतना ही होता है, कितना? 6.6 इन 10 द पावर माइनस 34। ठीक है जी, प्लैंक कांस्टेंट उतना ही होता है, 6.6 10 द पावर माइनस 34। बताओ फिर क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, चेक करो इसका सोल्यूशन। एक तो आप लगा सकते हो सीधा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, जो आपने सीखा है। तो एम वी की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, मास पता ही होता है इलेक्ट्रॉन का कितना है, और काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकाल लो। के ई को लगाओ हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी आ जाएगा 2 इंटू के ई डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर रूट। ये डाल दो। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो मैंने आपको एक और फॉर्म बनाई थी, वो क्या थी? वो थी डायरेक्टली आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, √2m के। तो ये वाली फॉर्म करते हैं, डायरेक्टली इजी रहेगा अप्लाई करना। H हो गया 6.6 10 द पावर माइनस 34, 2 है, मास कितना है? 9.1 10 द पावर माइनस 31। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की? 3 इंटू 10 द पावर माइनस 25। कर रहे हो चेक? आ रहा है समझ? तो आपके पास बच गया लैम्डा इज इक्वल्स टू
लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.6 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √9। हाँ, तो अब इसको कैलकुलेशन सॉल्व करना है। चेक करो कैसे करोगे। ये देखो, पहले -31 और -25 हो गया, -36 46 56 -56 हो गया, और स्क्वायर रूट के बाहर -28 आ गया, तो ऊपर बचा इतना, नीचे बचा 2 रूट में है, 9.1 रूट में है, और 3 रूट में है, और 10 की पावर -28 बाहर आ गया। समझ गए ना? 31 और 25 56 बन गया, 56 का स्क्वायर रूट -28 आ गया बाहर। अब आपके पास ये है 6.6 -34 प्लस 28 हो गया, और नीचे बचा हमारे पास, हाँ, √2। 9.1 को 9 मान सकते हो आप, 9 का स्क्वायर रूट कितना बार? 3, है ना? तो आपके पास बचा नीचे 3 अलग 9 का, और नीचे √6 हो गया। ठीक है बच्चों, -34 प्लस 28 कितना हो गया? 6.63। 6 का रूट होता है 2.3, 10 की पावर -6। 6 का स्क्वायर रूट रफली 2.3 होता है। चेक कर लेना, डेसिमल डेसिमल काट दिया। तो अब आपके पास है 63 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बचा 66 को करेंगे तो 22 डिवाइडेड बाय 23 -6, है ना? तो इसे 220 कर लो, तो 220 करेंगे तो ये -7 हो जाएगा, तो ये 9 पे चला जाएगा। हाँ, 9 × 10 की पावर -7 मीटर। अब चेक करो, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का जो आंसर आ रहा है वो 10 की पावर -7 में आ रहा है, विच इज वेरी क्लोज टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रॉन की वेव का जो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन पहले क्रिकेट बॉल का निकाला था, या कोई और बॉल का निकालोगे तो वो सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि उनका मास ज्यादा है तो उनकी वेवलेंथ छोटी होती है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो इलेक्ट्रॉन की वेव सिग्निफिकेंट है, बाकियों की वेव सिग्निफिकेंट नहीं है। वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट है, कर सकते हो आप, इजी है, हो जाएगा। तो आंसर सॉल्व करके आ रहा है कुछ अप्रोक्सीमेट 8967 एंगस्ट्रॉम। हाँ, इसका अगर प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन करते तो ये आता 8967 एंगस्ट्रॉम। एक ही बात है बेटा, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 होता है, ये -7 है। अगर इसे मैं 90 करूंगा तो ये -8 होगा, 900 करूंगा तो -9 होगा, 9000 करूंगा तो -10 होगा, और इनका एग्जैक्ट इतना है। वो थोड़ी सी मैंने रफली कैलकुलेशन की तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन 8967 और 9000 में बहुत कम फर्क है। ओके, तो इस तरह से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर लेने हैं ट्राई। कर लोगे सॉल्व? बन गई बात कुछ कुछ? ठीक है, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो एक डिफरेंट और कराता हूं, फिर अगले प्रिंसिपल पे चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा डिफरेंट तरह का है, पहले ये नोट करो, फिर मैं रब करूं, आगे चलूं। ठीक है बच्चों, ओके, चलो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन का सिस्टम डिफरेंट है, बाकी सारा सेम है। चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 मिलियन वोल्ट। क्वेश्चन इज कैलकुलेट wavelength of electron
that has been accelerated through potential difference of PD is a short form of potential difference, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आप समझते हो ना पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, ठीक है। 100 मिलियन वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्सेलरेट किया। और आपको इसमें और हिंट दे रहे हैं भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इतना। तो और हिंट ये दे रहे हैं भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इतना, H की वैल्यू बोल रहे हैं इतनी ले सकते हो आप, और बता रहे हैं भी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये बता रहे हैं। चलिए बेटा, तो अब क्या करना है इसमें, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो। इसमें आपको पता है भी पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दिया 100 मिलियन वोल्ट के साथ, है ना। तो जब उसे एक्सेलरेट करेंगे ना तो वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होती है, याद रखना, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन होता है Q × V के बराबर। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था, आप 10th में पढ़ के आए हो। W/Q बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो W होता है Q × V। और जो बॉडी पे वर्क करते हो आप, इलेक्ट्रॉन पे वर्क करोगे, वही ट्रांसफर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 मिलियन वोल्ट। 100 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10⁻6 वोल्ट, मतलब टोटल कितना हो गया 10⁸। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई 1.6 × 10⁻⁹ प्लस 8 कितना बचा, -11 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आ गई कितनी, 1.6 × 10⁻⁷ जूल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई 1.6 × 10⁻⁷ जूल। ओके, आपके पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी आ गई 1.6 × 10⁻⁷ जूल। तो अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को फाइंड करना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट क्या बताया था आपको, √2m क्या लगा सकते हो आप, Ke। H की वैल्यू कितनी डालोगे, 6.6 × 10⁻34। मास 2 कितना डालोगे, 2 मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31। Ke कितनी है 1.6 × 10⁻11 जूल, राइट। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन को खास बात नहीं है, धीरे धीरे आपको आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पहले पावर सॉल्व कर लिया करो, जैसे -31 और -11 कितना हो गया, -42। -42 स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो कितना रह जाएगा, -21, समझ गए ना। तो आपके पास 6.6 अलग है, -34 अलग है, 2 अलग रख लो, 9.1 अलग रख लो, 1.6 अलग रख लो, स्क्वायर रूट में है। और बाहर बच गया -42 था, तो उसे लिख लिया था 21 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके कितना बचा था, -21, ठीक है। तो -21 ऊपर चला गया तो हो गया +21, ऐसे। तो आपके पास बचा 6.6, नीचे 2 और 9.1 और कितना है 1.6, ठीक है। और 10 दी पावर कितनी होगी, 34 में से 1 गया 33, अच्छा 34 में से 20 गया तो बचा 14, 14 में से एक और गया तो कितना बचा -13। हाँ, बस अब ये सारा सॉल्व करना है आपने, ये मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। 9 2 से कितना होता है, अच्छा इसे आप जैसे 9 2 से 18, 18 को 1 से किया तो अप्रॉक्स 18, मतलब ये 18 19 20 बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 5 के आसपास, ठीक है। तो ये सॉल्व करके बन रहा है आपका 1.22 10⁻⁻13 मीटर, अप्रॉक्स इतना बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर 4 और 5 के आसपास बन जाएगा, और फिर उसे 6.6 से डिवाइड करोगे तो 1.22 10⁻⁻13 मीटर, ये आपकी वेवलेंथ आ जाएगी, राइट बच्चों। तो कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना है। हाँ, वो मिलियन वोल्ट की एक्सेलरेट किया तो वर्क आ गया QV, वर्क ही काइनेटिक एनर्जी बनता है, तो काइनेटिक एनर्जी पता चल गई। तो काइनेटिक एनर्जी पता चल गई तो फिर उसे अप्लाई कर दो, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी को लिख दो, हाँ हाफ एम वी स्क्वायर, क्यू काइनेटिक एनर्जी को क्यू वी लिख दो, क्यू पता है 1.6 10 पावर -19, वी है 10 पावर 8 वोल्ट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इतने जूल आ गई, तो सारा सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इजी है ना, गुड। तो करना सॉल्व, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी, तो ये थी डी ब्रोगली, हाँ डिब्रॉय हाइपोथेसिस। अब अगले पे चलते हैं, उसका नाम है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कर दे रब सारा, चलें, ओके। अब मैंने आपको बताया भी, जो साइंटिस्ट ये मानते थे उसमें एक था डिब्रॉय, जिसने ये बताया प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली ये फॉर्मुलेट कर दिया भी इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर हो सकता है, जिसे हमने फॉर्मूला दिया लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी से, राइट। अब उसमें एक और साइंटिस्ट आके जुड़ गया, उसका नाम था हेसेनबर्ग, राइट। तो हेसेनबर्ग का एक प्रिंसिपल है, उसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टन वर्ड का मतलब होता है डाउटफुल, जो चीज श्योर ना हो उसे आप अनसर्टन बोल देते हैं। तो हेसेनबर्ग ने क्या बोला, हेसेनबर्ग ने बोला भी एक टाइम पे आप एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीजें आप एक्यूरेसी से नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। जैसे आपने एरर्स पढ़ लिया होगा फिजिक्स में, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं भी कोई चीज है x, तो उसकी डेल्टा x उसकी एरर होती है, उससे वो ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, ठीक है। इसे अनसर्टन वैल्यू बोलते हैं डेल्टा x को। तो ऐसा ही हेसेनबर्ग का बोलना था भी एक ही टाइम पे एक ही पार्टिकल का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, ठीक है, मतलब ये भी इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो एक ही जगह पे सर्टनली नहीं मिल सकता, तो उसकी पोजीशन पता चलेगी तो मोमेंटम नहीं पता चलेगा, मोमेंटम पता चलेगा तो पोजीशन नहीं पता चलेगी। तो उसका कहना था प्रिंसिपल का, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। बस ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है किसका, हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, करें फिर स्टार्ट, क्या होता है हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलो लिख लो स्टेटमेंट। ये कहता है, इट स्टेट्स दैट it is impossible to calculate both the position and momentum of microscopic particle with absolute accuracy at a given instant of time। ये स्टार्ट ही नेगेटिव सेंस से होता है, इम्पॉसिबल से स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चों समझने की कोशिश करो, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन पता चलेगी तो मोमेंटम नहीं पता चलेगा, मोमेंटम पता चलेगा तो पोजीशन नहीं पता चलेगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना। एक ही समय पे दोनों चीजें एक्यूरेटली नहीं पता चलेगी, पोजीशन सर्टन तो मोमेंटम अनसर्टन, मोमेंटम सर्टन तो पोजीशन अनसर्टन। अनसर्टन मतलब मैंने आपको बताया एरर का मतलब है डाउट। हाँ, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आपको पता है डेल्टा एक्स को हम बोलेंगे यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन,
डेल्टा एक्स का मतलब है, लिख लो इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे हम? डेल्टा एक्स को बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी को बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट, और 4 पाई आपको पता ही है 4 पाई होता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, तो ये बन गया हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो मैंने आपको फिर वही बात है कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर आप उसे पकड़ने के लिए एनर्जी डालोगे तो उसकी पोजीशन पता चलेगी तो मोमेंटम पता नहीं चलेगा, मोमेंटम पता चलेगा तो पोजीशन नहीं पता चलेगी। एक सर्टन होगा तो दूसरा पक्का क्या होगा? अनसर्टन होगा। तो बस यही प्रिंसिपल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। अगर डेल्टा एक्स लार्ज है तो प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर डेल्टा एक्स लार्ज होगा तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में ज्यादा है तो डेल्टा पी स्मॉल होगा, अगर डेल्टा एक्स स्मॉल होगा तो डेल्टा पी लार्ज होगा। अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम होगी तो मोमेंटम की ज्यादा होगी, पोजीशन की ज्यादा होगी तो मोमेंटम की कम होगी, ठीक है बच्चों। एक सर्टन, दूसरी चीज अनसर्टन, इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो डेल्टा एक्स इन डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। चेक करो इसे सारा, फिर मैं मिटा के अगली बात बताता हूँ। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, आ रही है बातें समझ? ये क्या चल रहा है? किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के वेव नेचर एस्टैब्लिश हुआ है। पहले डी ब्रॉय ने किया, अब हेसेनबर्ग कर रहे हैं, फिर श्रोडिंगर भी आया और ऑर्बिट फेल होके ऑर्बिटल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। भी ऑर्बिट नहीं होते, शेल्स होती हैं, शेल्स के अंदर सबशेल होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, राइट ना। तो उसी चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर हालांकि पहले थे, मैंने बाद में करवाए क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट है। वो जो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला मॉडल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले करवा दी मैंने, राइट। चलिए, तो डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एच है प्लैंक कांस्टेंट और इसे बोलते हैं हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हाँ, तो कर लिया आपने नोट। तो अब इसको मैं आपको सिखाता हूँ कैसे न्यूमेरिकल कैसे इन्वॉल्व होंगे, इसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इससे रिलेटेड। कर दूं रब? चलिए, अब देखो हमारे पास है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख लो टर्म को, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी है, ठीक है बच्चों। डेल्टा पी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दिया होगा न्यूमेरिकल में, टेंशन मत लो। और एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, राइट, और 4 है, पाई पाई है, तो एच अपॉन 4 पाई। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट और 4 पाई। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी हो गया एच अपॉन 4 पाई। अब कैसे करना है? जो डेल्टा पी है लिखेंगे डेल्टा ऑफ एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो एम डेल्टा वी लिख सकते हैं। जनरली क्या होता है ना, केमिस्ट्री में मास नहीं वेरी करता, बहुत कम। फिजिक्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल मास लगता है। केमिस्ट्री में मास वेरी नहीं करता, तो मास हम कांस्टेंट मास के चलते हैं, वेलोसिटी अनसर्टेन है, ठीक है। तो डेल्टा वी यहाँ पे हो गया, डेल्टा वी का मतलब हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो वेरिएबल मास वाला कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में कम आता है, तो मास सर्टन मान के डेल्टा वी हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो आप इसको ये भी फॉर्मूला बना सकते हो, क्या बना सकते हो मॉडिफाई करके, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई,
ठीक है जी, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और फिर आगे लगा सकते हो आप इसमें, हाँ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम कर सकते हो, है ना। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होगी, क्योंकि मोमेंटम को हमने लिख लिया एम डेल्टा वी। एक और चीज बताते हैं आपको न्यूमेरिकल्स में जो हेल्प करेगा, शॉर्टकट याद रखना, आपको बड़ा काम का शॉर्टकट है। आप h अपॉन 4 पाई की वैल्यू निकाल सकते हो, h लिख सकते हो 6.6 10 दी पावर माइनस 34, 4 को 4 रहने दो, पाई होता है 3.14। तो बच्चों 3.14 का अप्रोक्सीमेट डबल है 6.6। हाँ, वैसे तो 3.14 का डबल 6.28 है, पर चलो रफली हम बराबर मान के, तो आप न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू यूज कर सकते हो, 2 इंटू 10 दी पावर माइनस 34 अपॉन 4। देखो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिर भी आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी ना। तो h अपॉन 4 पाई की वैल्यू को डिस्टर्ब ना करना और इसकी वैल्यू को ये डाल सकते हो, 2 अपॉन 4 फिर 1 अपॉन 2 हो गया या 0.5 हो गया, 10 दी पावर माइनस 34। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आप ये वैल्यूज डाल सकते हो, वैल्यूज डाल के आप निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, तो ये एक फॉर्म है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की भी, जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होगा वो इससे ग्रेटर आएगा या कम से कम इक्वल आएगा, किससे? h अपॉन 4 पाई से। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, h इज प्लैंक कांस्टेंट। डेल्टा पी को m डेल्टा v भी लिख सकते हो, डेल्टा v को बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें होगी, आपको आनी चाहिए। गुड, चलें आगे। चलिए, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये है इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आता होता है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। तो वो क्वेश्चन है भी, आप एक तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और एक होता है भी आप कैसे प्रूव करोगे भी इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। तो दो चीजें हैं। तो सेकंड फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, second form of uncertainty principle. सेकेंड फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सेकेंड फॉर्म क्या बनी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर है h अपॉन 4 पाई। ठीक है बच्चों, और इसको हमने बना दिया था डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, राइट। अब एक आपको पता होना चाहिए, E बराबर होता है एम सी स्क्वायर। फॉर अ पार्टिकल E बराबर होता है एम सी स्क्वायर, लेकिन ये तो लाइट के लिए है, तो पार्टिकल के लिए लिखेंगे एम वी स्क्वायर, तो डेल्टा ई हो जाएगा। अभी बोला मैंने केमिस्ट्री में मास वेरी नहीं करता, तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एम डेल्टा वी स्क्वायर। तो अब क्या करें, तो ये हो गया m इंटू डेल्टा वी का स्क्वायर। अब मॉडिफाई करते हैं, सुनो ध्यान से। अब आपके पास डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी का स्क्वायर कर लो और डेल्टा वी से डिवाइड कर लो। मतलब एक बार आपने इस फॉर्मूला को, इक्वेशन वन यूजिंग इक्वेशन वन, हाँ, तो इक्वेशन वन को यूज किया, तो आप डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करते हो, डेल्टा वी से डिवाइड करते हो, तो आपके पास बन जाएगा ये वाला, है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख सकते हो, इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो m डेल्टा वी स्क्वायर, अब m डेल्टा वी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा ई के बराबर है। तो आपके पास बन गया डेल्टा एक्स इज इक्वल्स इंटू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे नई चीज बनेगी, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। अब बच्चों आपको पता होगा वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, पोजीशन अपॉन टाइम। तो डेल्टा वी बराबर होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी बराबर होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी। तो नई फॉर्म बनेगी आपको इसमें मॉडिफाई करके,
डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये भी फॉर्म होती है एक हेसेनबर्ग की, ये कंपटीशन में पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब इससे ये पता चलता है भी एनर्जी और टाइम भी कभी सर्टन नहीं हो सकते। जिस टाइम पे आपको एनर्जी प्रॉपर पता होगी तो टाइम नहीं पता होगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का। ओके, टाइम में सर्टन होगा तो एनर्जी अनसर्टन होगी, एनर्जी में सर्टन होगा तो टाइम में अनसर्टनिटी होगी, और पोजीशन सर्टन होगी तो मोमेंटम अनसर्टन होगा। आप ये समझ रहे हो ना यार, जैसे अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 डाल लूंगा मैं, समझना ध्यान से, अगर आप डेल्टा एक्स को 0 डालोगे तो क्या होगा, हाँ तो क्या होगा, डेल्टा एक्स का 0 डालने का मतलब है पोजीशन सर्टन है, पोजीशन इज सर्टन, भी कोई अनसर्टनिटी नहीं है। अगर डेल्टा एक्स 0 है तो डेल्टा पी की वैल्यू हो बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट तो चाहिए ना कुछ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो डेल्टा पी बहुत ज्यादा होगा, मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर डेल्टा पी 0 है, मोमेंटम सर्टन है, दो चीजों की प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक ज्यादा है दूसरी कम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा समझ लो। एक सर्टन तो दूसरा बहुत अनसर्टन, एक अनसर्टन तो दूसरा बहुत सर्टन, एक छोटा तो दूसरा बहुत बड़ा, ठीक है। दोनों चीजें दोनों इकट्ठी सर्टन नहीं हो सकती, दोनों अनसर्टन होंगी, या एक बहुत सर्टन होगी दूसरी बहुत अनसर्टन होगी, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अब इस बात को सोचना, आपको समझ आ जाएगा। दूसरी फॉर्म मैंने मॉडिफाई की, सुनना ध्यान से, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को लिख लिया एम डेल्टा वी, ई बराबर होता है एमसी स्क्वायर, पार्टिकल्स के लिए एम वी स्क्वायर कर दिया, तो डेल्टा ई कर दिया, तो इधर डेल्टा वी स्क्वायर कर दिया, तो डेल्टा ई बराबर हो गया एम डेल्टा वी होल स्क्वायर। अब क्या मॉडिफाई किया, अब मॉडिफाई किया तो डेल्टा ई हो गया, डेल्टा ई हो गया, हाँ तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, तो डेल्टा पी की जगह क्या रखेंगे अब, हाँ ये कैसे मॉडिफाई किया, हाँ इसको दोबारा मॉडिफाई किया यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ पे ये होना चाहिए था, इक्वेशन 1 को यूज करो, तो यूजिंग इक्वेशन 1 हो गया डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा वी, हाँ तो इसको डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर लिया, डेल्टा वी से डिवाइड कर लिया, यूजिंग इक्वेशन 1, तो बन गया वो वाली चीज, एम डेल्टा वी स्क्वायर को डेल्टा ई रख दिया, नीचे डेल्टा वी आ गया, डेल्टा ई इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वी को नाम दे दिया डेल्टा टी का, तो आपके पास फॉर्म बन गई डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो अब हेसेनबर्ग ने दो चीजों का रिलेशनशिप बना दिया भी, या तो पोजीशन और मोमेंटम का ये चलेगा, ठीक है, और या फिर एनर्जी और टाइम का ये चलेगा। तो ये दो रिलेशनशिप हैं हेसेनबर्ग के, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्कूल एग्जाम में भी आएगा, कंपटीशन में भी आएगा, और ये कंपटीशन में पूछ सकता है। इसकी मॉडिफाइड वर्जन है डेल्टा इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो इससे बस यही चीजें समझ के में आती हैं भी, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम नहीं पता चल सकता, और एक ही टाइम पे एनर्जी और टाइम नहीं पता चल सकता। एनर्जी पता चलेगी तो टाइम नहीं पता चलेगा, टाइम पता चलेगा तो एनर्जी नहीं पता चलेगी। बच्चों समझने की कोशिश करो, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत छोटा है, तो उस पे वेव नेचर है, वेव नेचर है तो एक चीज पता चलती है दूसरी नहीं पता चलती, दूसरी पता चलती है तो पहली नहीं पता चलती, तो इसे बोलते हैं हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या डेल्टा इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे, आप सारा चेक कर लो। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है, पार्टिकल्स के वेव नेचर के ऊपर, ठीक है। पहले जो साइंटिस्ट थे वो पार्टिकल मानते थे इलेक्ट्रॉन को, अब ये वेव नेचर को इस्टेब्लिश करता है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करिएगा अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बस देखते रहो लेक्चर्स, टर्न बाय टर्न पढ़ते रहो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, जो मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ रिप्लाई किया करो ऐप के अंदर। बहुत बच्चे अभी भी रिस्पॉन्स मतलब कम पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने शुरू करो, ठीक है, तभी आपका लेवल बढ़ेगा। जितने डाउट्स लोगे, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, और अच्छी चीजें कॉन्सेप्ट और अच्छी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ये सारा आप कर लो नोट एक बार, हाँ नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको समझ आ जाएगा। बस एंड में ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, राइट बच्चों। चलो ओके, सी यू इन